नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात चल रही है और इस डिप्लोमेटिक मुलाकात ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। एक तरफ भारत रूस की साझेदारी नई ऊंचाई छू रही है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर बंकर में बैठकर हालात का रेडार रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुलाकात नहीं है बल्कि एक ताकत का ऐलान है। दुश्मनों के लिए साफ संदेश, हिंदुस्तान आज एशिया का पावर सेंटर है। भारत रूस की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक नहीं, ये रक्षा, ऊर्जा और स्ट्रेटेजिक पावर का एक नया और ना भेदा जाने वाला फॉर्मूला है। S-400 से लेकर S-500 जैसे एयर डिफेंस शक्तियां जो भारत में बनाने को लेकर भी बातचीत हो रही है, और इसकी वजह से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान S-400 का ट्रेलर देख चुका है। दिल्ली में भविष्य की शक्ति समीकरण लिखे जा रहे हैं और पड़ोस में डर के साए और गहरे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इसे किस नजर से देख रहा है, पाकिस्तान में क्यों खलबली मची हुई है, S-500 आ जाने से भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, और ये आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के लिए कितना बड़ा सेटबैक, आज इसी पर बड़ी डिबेट, पूरी जानकारी और कंपैरिजन डिटेल भी S-400 वर्सेस S-500 और वर्सेस HQ-9 जो पाकिस्तान ने चीन से उधार में लिया है। व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बहुत बेचैन है। वजह साफ है, भारत का स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम, खासतौर से S-400 की ताकत, जिसका प्रदर्शन देश ने हाल के सैन्य अभियानों में देखा है। और अब चर्चा S-500 जैसे भविष्य की रक्षा प्रणाली तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति पर सवाल और गहरे हो गए। S-400 दुनिया की सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। रूस निर्मित ये सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को डिटेक्ट करके मार गिराने की ताकत रखता है। इसका रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की हर हलचल को पकड़ लेता है। और सबसे बड़ी बात, 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की मिसाइल गति, यानी आकाश में उड़ता हुआ कोई भी खतरा कुछ ही सेकंड में जमीन पर आ गिरता है, जैसे पाकिस्तान का PL-15 मिसाइल भारत में जमींदोज कर दिया गया था। भारत के पास आज की तारीख में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इसकी वजह से पाकिस्तान की एरियल स्ट्राइक क्षमता पर पहले ही लगाम लगाया जा चुका है। यही वजह है कि भारत की ओर से कोई भी मिसाइल, कोई भी फाइटर जेट या कोई ड्रोन भेजने से पहले इस सिस्टम का डर पाकिस्तान की रणनीति पर भारी पड़ता है। उधर पाकिस्तान के पास चीन का HQ-9 है। अब जरा नजर डालिए भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त S-400 और चीन के HQ-9 सिस्टम पर। दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो S-400 की आधी स्पीड रह जाती है S-300 की। किलोमीटर रेंज की तुलना में भी ये आधी है। मिसाइल की गति HQ-9 में 5100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि S-400 में 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। हाँ, लागत की बात करें तो HQ-9 सस्ता है, लगभग $200 मिलियन के आसपास। लेकिन सस्ता होना ताकत नहीं देता है। ये वही बिंदु है जहां पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाती है। पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जैसे सिस्टम पर निर्भर है, जबकि भारत के पास पहले से ही S-400 जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो टेक्नोलॉजी में, स्पीड में, ट्रैकिंग में, स्ट्राइक में बहुत आगे है। और अब चर्चा S-500 की जा रही है, इसलिए पाकिस्तान की बेचैनी बढ़नी लाजमी है। सबसे अहम बात, भारत अगर भविष्य में S-500 सिस्टम हासिल करता है तो क्या होगा। S-500 रूस का अगली पीढ़ी का अल्ट्रा एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रेंज 800 किलोमीटर है, यानी दुश्मन के इलाके से उड़ता हुआ विमान भी इसकी नजर से नहीं बचता है। रिस्पांस टाइम 3 से 4 सेकंड का, मतलब खतरा दिखा नहीं कि उसी वक्त उसका खात्मा है। और हां, ये स्पेस में भी खतरे को डिटेक्ट कर सकता है और वहां उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेज सकता है, यानी अंतरिक्ष की सीमा तक। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं। सब S-500 के लिए इजी टारगेट है। और सबसे बड़ी क्षमता, लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते सैटेलाइट्स को यह मार गिरा सकता है। यह क्षमता HQ-9 तो दूर, दुनिया की बहुत कम प्रणालियों में मौजूद है। ऐसे में साफ है कि अगर भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस शील्ड्स में से एक S-500 को अपने सैन्य ढांचे में शामिल कर लेता है, तो दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा पूरी तरीके से बदल जाएगी और पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक नई चुनौती होगी। तो क्या S-400, HQ-9 और S-500 की तिकड़ी
दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को चेंज करेगी। एक तरफ S-400 का मजबूत रक्षा कवच, दूसरी तरफ HQ-9 जैसा अपेक्षाकृत कमजोर सिस्टम और भविष्य में S-500 जैसा सुपर गार्ड भारत आने की संभावना। यह सिर्फ सैन्य हार्डवेयर की तुलना नहीं है, यह क्षेत्रीय रणनीति, सुरक्षा और भविष्य के संघर्षों की दिशा तय करने वाली तकनीक है। तो पाकिस्तान की बेचैनी समझ में आती है। असली बात यह है कि भारत के पास तकनीक, रणनीति और साझेदारी तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन खड़ा है जो आने वाले सालों में दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य को चेंज कर सकता है और पुतिन का यह दौरा इस बदलाव की रफ्तार को और तेज कर सकता है। लेकिन इसी दौरे को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मेजर डॉक्टर अली शाह जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ आफ्ताब मुगेरी जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। हमारे साथ अली असगर भट्टी जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल आफ्ताब जी हमारे साथ जुड़े में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनसे ही ले लेते हैं। आफ्ताब जी, भारत अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए S-500 पर रशिया के साथ डील करना चाह रहा है और बहुत हद तक मुमकिन है कि यह डील मुमकिन हो जाए और S-500 की बैटरीज भी और बढ़ाई जाएंगी। तो यह पाकिस्तान के लिए, आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। अगर तमुल से सुनेंगे तो चैलेंजेस का माजी में आपको ले जाऊंगा, आपके देखने वालों को भी। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हम हर उस चैलेंज के लिए तैयार हैं। हमारी अफवाज, हमारे मुल्क की एयरफोर्स, और आपको पता है कि एक आम कहावत पाकिस्तान में दी जाती है, अगर बंदर के हाथ में उस्तरा दिया जाए तो उस्तरा वो अपने ही ऊपर फैल देता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको ताकत मिल जाती है आपकी वायुसेना को, आपकी फौज को, तो वो वही करेंगे जो माजी में आपको दिखा। हमने नहीं कहा, पूरी दुनिया ने कहा कि आपके साथ पाकिस्तान ने क्या किया। और पाकिस्तान की ताकत, जो कहें कि दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त आपका अमेरिका, वो भी बारहा बता चुका है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो ताकत है वो कितनी दुनिया के लिए इस वक्त बड़ी जरूरी है। तो आप कोशिश करें अपनी डिफेंस के लिए, कोई भी चीजें खरीदें, मगर उसको चलाने वाला जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपके पायलट जो है, जो एयरफोर्स के हैं, या फिर जो आपके जो कह सकते हैं कि विमान उड़ाने वाले, जहाज उड़ाने वाले, उनको ट्रेनिंग भी जरूरी दिलवा दें। पाकिस्तान से सीख लें। अगर समझते हैं कि आपने जहाज खरीद लिए हैं तो पाकिस्तानी एयरफोर्स से और पाकिस्तानी अफवाज से ट्रेनिंग लेना बड़ी जरूरी है। चीजें लेना जरूरी है, मगर उसको इस्तेमाल करना भी आए, ये भी बड़ा जो है जरूरी होता है। जो कि मुझे पिछली जंग में जो आपके साथ हमने लड़ी, उसमें मुझे भी नजर नहीं आया, सऊदी अरब को भी नजर नहीं आया, यूएई को भी नजर नहीं आया, तुर्की को भी नजर नहीं आया, अजरबैजान को। ये तो चले हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, तमाम दोस्त जो मुल्क है हमारे, उनको नजर नहीं आया। मगर अमेरिका को भी नजर नहीं आया, और जिनसे आपने ये ताकत खरीदी थी उनको भी आपने रुसवा कर दिया। उनके शेयर बाजार में जो शेयर गिर गए, वो आज तक परेशान है। अब आप कह रहे हैं कि ताकत में मजीद इजाफा करने चाह रहे हैं। ये खबर की हद तक तो अच्छी है, मगर मैं समझता हूं कि वो ऐसी चीज किसी भी बंदर के हाथ में नहीं देंगे कि उनकी इंडस्ट्री तबाह हो जाए। जैसे आपने जो है पिछले दिनों जो आपके जहाज गिरे हैं, तो उससे जो है पूरी दुनिया में जो है आपकत का, ताकत का अंदाजा शायद दुनिया को हो गया है। जहाज, अच्छा, कौन से प्लेनेट पे गिराए थे? मंगल पे, बुध पे? जुबानी जमा खर्च का क्या करें? मतलब पाकिस्तान के मुंह से ही कोई नहीं जीत सकता है। मतलब पाकिस्तान से जंग भी जीत लीजिएगा भाई, हमने 71 में भी हरा दिया, हमने 99 में भी हरा दिया, हमने 71 में 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन मुंह से कैसे जीतेंगे इनके? आप इनके मुंह से जीत ही नहीं सकते। इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें गिनवा दी, क्या क्या चीजें। मुगेरी साहब, मैंने एक बहुत सलीके वाला सवाल पूछा भाई, आपका HQ-9 डिफेंस सिस्टम, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूं, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा भाई। आपका डिफेंस सिस्टम, मैं नाम भी नहीं लूंगा, जो चीन से आपने किराए पे लिया हुआ है, ब्रह्मोस के मिसाइल क्यों नहीं रोक पाया? आपके एयर बेसेस क्यों हिट हो गए? और आपके PL-15 मिसाइल का मलबा यहां भी पड़ा हुआ है DRDO के पास। तो रुसवा किसने किसको किया है सबको पता है। अब उनका जो PL-15 मिसाइल था, उसको लेकर चीन ने कहा कि पायलट दाग नहीं पाए। अगर उन्होंने सही से PL-15 मिसाइल हिट किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज आपने भाई साहब, एक सेकंड, बंदर के हाथ में
अरे भाई बंदर साहब, के हाथ में देखिए क्या होता है आपको पता है? देखिए बंदर के हाथ में क्या होता है आपको पता है। और आपको यूएई दुबई की भी अभी एयर शो की ताजा जो है जख्म जो है वो अभी अभी भरे मैं नहीं बोलूंगा है। तो फिर उसमें भी आप पता है कि देखिए, आपके अब पायलट आप को मुझे जानबूझकर, अब आप मुझे जानबूझकर विवाद की ओर खींच के ले जा रहे हैं। बंदर के हाथ में किसने क्या दिया? जिन्ना के हाथ में वो पाकिस्तान तो किसने यही दे तो दिया? था। मैंने कहा, जिन्ना बंदर के हाथ में पाकिस्तान कुछ दिया, भी आता पाकिस्तान की है वो हालत क्या बंदर हो ही गई? होता है। जिन्ना के तो हाथ भाई में पाकिस्तान मैं दिया, यही कह रहा हूं, बंदर भाई के हाथ साहब, में कहीं भी अरे भैया मुगेरी जी, वेपन दे देने को उसका हाथ जिन्ना खोल के हाथ में पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई? तो आपका मुहावरा आप ही पर फिट बैठ रहा है, मैं अरे वो मुहावरा बोल भी नहीं रहा। पाकिस्तान दुनिया में आज आप कहाँ हैं आपने मेरे पूरे भाई? पाकिस्तान का दुनिया आप लोगों ने में बेड़ा गर्क आप कर हैं दिया। ना। आप एक मुल्क नहीं संभाल पाए। आपके बाद में बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में, और बांग्लादेश की करेंसी टाका आपके आपके करेंसी के मुकाबले मजबूत है। यह तो स्थिति है। और फिर आप बंदर और उस्तुरे की बात करते हैं। आपने एक पूरा का पूरा मुल्क खत्म कर दिया इसी कहावत के चक्कर में, और आप बात कर रहे हैं भाई साहब S-400 S-500 की। शो के में खत्म करके जाके सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे कायम और दायम है। और मैंने तो दुनिया कभी में नहीं कहा कि समझती है, पाकिस्तान दुनिया मिटा में देंगे हम। मानती है। और आप पता नहीं कौन से टीवी चैनल से बैठते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा पाकिस्तान मिटा देंगे हम। हमने कभी नहीं कहा पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर देंगे। हाँ, ये कहा है कि भूगोल बदल सकता है, सीमाएं बदल सकती हैं, ये जरूर कहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये हमारे ऑफिशियल्स ने भी कहा। मैं मलिक साहब का, चलिए देखते हैं। 71 में बदल चुका है, आगे भी देख लेंगे, जब बदलेगा तब देख लेंगे। मैं अली शाह जी, एक सेकंड में आऊं आपके पास जस्ट जी। अच्छा मैं जरा संजीव मलिक जी का रिएक्शन ले लूं। जी संजीव मलिक जी। ओके ओके विवेक जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। विवेक जी, ये बंदर के हाथ में उस तरह, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी बंदर के हाथ में उस तरह आया है ना 27वां अमेंडमेंट। अभी देखिए किस किस के गले कटेंगे। अभी चिंता क्यों कर रहे हो? बहुत दिनों की बात नहीं, अभी आइए ना। अभी बड़े बड़े सरप्राइज आ जाएंगे पाकिस्तान से, और तरह तरह के सोने के उस्तरे, चांदी के उस्तरे, उनसे गले कटेंगे। तैयार हो जाइए। उस्तरे कोई बात मत करिए। उस्तरे ऐसे ऐसे जमीन से खोद के निकाले जाएंगे। अब बताइए, भुट्टो को किसने उस्तरा मारा था जी? भुट्टो को उस्तरा लगा था ना, गला कटा था ना। उसके बाद 20,000 फिलिस्तीनियों को जाके गले कौन काटकाया था? कितने उस्तरे मंगाए थे आपने? एनीवे, एंडलेस बातें हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं आता हूं जी देयर नो एंड। इतना पिटारा खुल जाएगा कि ये पाकिस्तान के जो मेहमान है ना, मुझे लगता है ये शायद पड़वर्तन कुछ नहीं है। इनको एक ही चीज के लिए भेजा जाता है कि जब भी इंडियन के नेशनल चैनल पर जाइए, इंडिया वालों को बुरा भला कहिए, और उनको ऑफ सिंदूर के दौरान जो उनके घाव है ना, जिन गानों से अब तक खून नहीं थमा है, उनको छुपा के बात करते हैं। एनीवे, अब मैं आता हूं दूसरी तरफ। विवेक जी, आज हम जो बात कर रहे हैं ना, हमें पाकिस्तान का ज्यादा मतलब है नहीं ना। हम उनको लेकर रणनीति बनाते ना स्ट्रेटेजिक बनाते हैं। ये हमारे लिए इतना ही कंसर्न है कि ये हमको थोड़ा तकलीफ देते हैं। वो कहते हैं ना, बीच बीच में कट्स देने की कोशिश करते हैं, और वो हम थ्योरी जी हम उसको थोड़ी सी डोज बीच बीच में देते रहते हैं। डोज 3-4 दिन ही है, पिछले 6-7 सालों में 3-4 डोज दिए, ठीक रहे हैं। आगे भी मिलती रहेगी, और आपको वो भी डोज देंगे जिस डोज की आपको जरूरत है। हम देते हैं ना दवाई, अच्छी कड़वी दवाई देते हैं। HQ दवाई भी है हमारे यहाँ, आपको मालूम है? आप HQ लेके बैठे थे ना, रडार सिस्टम। हमारे यहाँ HQ दवाई है, जिससे बहुत चीजों का इलाज करते हैं हम लोग। अच्छा, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। इस एरिया में SU-57 S-500 के डील के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, स्पेशली विद चाइना एंड पाकिस्तान? देखिए विवेक जी, इसका स्ट्रेटेजिक और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाले हैं। देखिए, हम देख ही नहीं रहे पाकिस्तान कितना है। दिल्ली से फायर करो 500 किलोमीटर, पाकिस्तान, लाहौर वार, इस्लामाबाद, सारे उसकी जद में आ जाते हैं। हम देख रहे हैं नियर स्पेस डोमिनेंस, जिसके अंदर सारी की सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कवर करना हम चाहते हैं। हम देख रहे हैं, देखिए जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर री एंट्री करने के बाद आती है, और जो कि जिनकी रेंज भी बहुत है, उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा आती है। हम देख रहे हैं कि एंटी सैटेलाइट किलर, हम वो देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं आपका सैटेलाइट जेट हंटर्स, जो स्टेल्थ जेट हंटर्स है। ये सारी चीज हम देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि काफी कुछ हमारा बीट होता है S-400 से, लेकिन हम उससे 2 कदम आगे जाके S-500 पे इसलिए बात कर रहे हैं कि S-500 हमारे इन रिक्वायरमेंट को मीट करता है। पाकिस्तान हमारी इस जगह कहीं जद में नहीं आता। PL-15 भेजी सिरसा के पास, वो खेतों में मिली, धान के खेतों में, और लड़के लेके उठा के ले जाते कि ये लगता है थर्माकोल का पीस पड़ा है। उनको रोका गया कि मत रुको, उनको रोका गया कि आप रुको मत उठाइए, पुलिस को तब बुलाया गया।
अभी हम जो देख रहे हैं, हम अपने S-500 के आने से भारत के पास एक ऐसा एक तरह से कवच आएगा जिसको हम अपनी रक्षा के लिए बहुत इफेक्टिवली यूज और मतलब हम बहुत ही दूर तक स्पेस डोमिनेंस देख रहे हैं, स्पेस में। यस यस यस, ठीक है। स्पेस डोमिनेंस, और स्पेस हम स्पेस को दे नो एंड, पर एटलीस्ट हम जो नियर स्पेस है उसके डोमिनेंस को हम अपने ध्यान में रख के आगे चल रहे हैं। संजीव तो जी, ये ठीक है। संजीव जी, क्या चेंजेस देखते हैं आप ग्लोबल साउथ में और मिड साउथ में? देखिए विवेक जी, S-500 के बारे में मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि इसके आ जाने के बाद से जो भारत की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो जाहिर है कि और अधिक रोबस्ट हो जाएंगी। ये जो S-500 का जो रेंज है, इसका जो दायरा है वो काफी बड़ा है S-400 की तुलना में। और ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सुदर्शन चक्र को बनाने की जो बात कही गई थी, जो उनकी अवधारणा थी, उसको फलीभूत करने में, उसको जमीन पर उतारने में S-500 एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और ये भारत के जो स्पेस के जो सैटेलाइट किलर के तौर पर, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया, ये कार्य करेगा। और इस तरीके की भी कैपेबिलिटीज, हालांकि हमारे पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स पहले से मौजूद हैं, और लेकिन S-500 भी इस तरीके की जो कैपेबिलिटीज है उसमें और अधिक इजाफा करेगा। और देखिए, आतंक परस्त पाकिस्तान हो या विस्तारवादी चाइना हो, इसके इस तरीके के जो एडवर्सरीज हैं, जो भारत के विरोध में कार्य करने वाले, भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले ये जो राष्ट्र हैं, इनके खिलाफ भारत अपनी जो रोबस्ट डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बना रहा है। और जाहिर है कि चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, वहां पर हो, या चाइना का फ्रंट हो, हर जगह अपने जो हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को, अपनी जो डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं और जो ऑपरेशन करने की जो कैपेबिलिटीज है उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और अब तो हमने पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यदि भविष्य में कोई आतंकवाद की कार्रवाई पाकिस्तान की टेरिटरी से भारत के खिलाफ की जाती है तो इस बार सिर्फ आतंक के ठिकानों को ही नहीं बल्कि उनके पनाहगारों को भी टारगेट करेंगे। और ये जो भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं, भारत का S-500 हो या Su-57 जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट यदि भारत में एक्वायर होते हैं, जो कि होंगे ही, होना ही है उसे, कोई भी जिसको कि भारत डिसाइड करेगा, तो इससे जो भारत का जो ओवरऑल डिफेंस पोस्चर है, जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, वो चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के खिलाफ और भी सशक्त और मजबूत होगी। और इस तरीके के जो एडवर्सरीज हैं राष्ट्रों के खिलाफ, जाहिर है कि भारत को अपनी रक्षा की जो तैयारियां हैं और किसी भी तरीके के युद्ध में विजय हासिल करने की जो भारत का संकल्प है उसको पूरा करने में रशियन वेपन सिस्टम्स बहुत ही कारगर साबित होंगे। अभी ये पाकिस्तान के फ्रेंड बैठे हुए हैं और मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत का जो आने वाला जो व्यवहार पाकिस्तान के प्रति, तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा है। 71 का वक्त था जब बांग्लादेश हमने आजाद कराया, उस वक्त भी 7th फ्लीट डाली थी यूएस ने जी। अगर मैं स्पष्ट रूप से तब रशिया ने इंटरवीन किया था, और उस समय भी इंडिया रशिया एक अलायंस एक तरफ दिख रहा था, पाकिस्तान यूएस अलायंस एक तरफ दिख रहा था। तो क्या वो वाला रिजिम वापस से देख रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। देखिए विवेक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि भारत की आज की जो विदेश नीति हो या शीत युद्ध के समय की, कोल्ड वॉर के समय की विदेश नीति हो, सब में हमने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा मेंटेन करके रखा है। रशिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी हमारी जो है पार्टनरशिप ही है, कोई हम अलायंस का रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। और इसका रीजन बहुत स्पष्ट है कि भारत अपने आप में एक महाशक्ति है। वी आर टू बिग ए कंट्री टू बी एन अलाई ऑफ एनी अदर पावर। और भारत की जो अपनी स्वयं की जो इतनी बड़ी विशाल शक्ति है, जैसे कि हम एक नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, हम सामरिक रूप से भी हमारे पास बड़े वेपन सिस्टम्स हैं, हम स्वयं भी वेपन सिस्टम्स बना रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप्स है वो हम सभी के साथ रखना चाहते हैं। मल्टी अलाइनमेंट की स्ट्रेटजी है आज के नए भारत की। अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिका के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उसको हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और जिस तरीके से चाइना का जो खतरा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, पूरे विश्व में फैल रहा है, आतंक परस्त पाकिस्तान और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का जो खतरा है जिस तरीके से फैल रहा है, उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में जो पार्टनरशिप्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत क्वाड का भी सदस्य है,
भारत अब आसियान के देशों के साथ भी गहरे पार्टनरशिप स्थापित कर रहा है। भारत सऊदी अरबिया, यूएई जैसे राष्ट्रों के साथ भी गहरे संबंध स्थापित कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर हुए हैं। बस पाकिस्तान जाहिर है कि उसका व्यवहार भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण है और इसी वजह से पूरे पाकिस्तान का नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो जनरल सब तक लीड करते आए हैं, उनका, उनकी आर्मी का, उनमें कुछ ऑफिसर्स का, वो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहा है। और उसका कारण में विवेक जी बहुत स्पष्ट है कि ये जो पाकिस्तान का जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी जो नीति रही है, अभी आप देखिए। नहीं, और जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान का इकोनॉमी कोलैप्स कर रहा है, आपके सबसे बड़े बंदर तो आपके घर में बैठे हुए हैं। नहीं, पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है, आईएमएफ के भरोसे देश चल रहा है, तो आपका फोकस जब डेवलपमेंट की तरफ नहीं रहेगा, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म और सामने वाली कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए लोग आप उसको स्टेट पॉलिसी लेकर चलेंगे, तो यही स्थिति होगी ना। भी कहना चाहता हूं कि बंदरों को तो जो मदारी होता है वो बंदरों को भी समझा देता है, बंदर समझ जाते हैं। लेकिन आपके देश के अंदर की जो जीव बैठे हुए हैं वो किसी सभ्य भाषा को भी नहीं समझते, किसी भी तरीके नहीं, उनका तो एक उनकी पॉलिसी सिंगल लाइन की है कि भारत को डिस्टेबलाइज करो, वहां टेररिस्ट अटैक कराओ। अली असगर भट्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार पाकिस्तान से, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन पहले मेजर साहब का रिएक्शन चाहेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं S-500 को इस रीजन के लिए। आफ्ताब मुंगेरी, थोड़ा वक्त दीजिएगा, वो लौटूंगा आपके पास। मेजर साहब जी, जब मैं कोई पन इंटेंडेड नहीं है, हाँ, और कोई रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तो मुंगेरी साहब को बुरा मानने की जरूरत नहीं है इसमें। जब मैं छोटा बच्चा था विवेक भाई, बल्कि आप सबने देखा होगा, एक बचपन में एक सीरियल आया करता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है, तो नो पन इंटेंडेड, ये एक सीरियल आया करता था। और एक मैं बल्कि मुंगेरी साहब के लिए बोलूंगा, ये वो मुंगेरी साहब नहीं है, वो मुंगेरी साहब हैं, आपने वो मुंगेरी बना दी। जो भी हो, एक ही बात है, वो भी मजाहिया थे, ये भी मजाहिया ही है, बेसिकली मस्करे हैं ये है इसके लिए। अच्छा, तो इनके लिए एक शेर अर्ज है इनकी तारीफ में। मिर्जा गालिब ने खूब कहा था, दिल खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो मुंगेरी साहब जो भी है, एक ही बात है, मस्करे साहब ने जो बोला था वो मैं ये देखिए तो मस्करे साहब ने जो कहा था, पहले भी अरे तुम्हारा मस्करे मैंने साहब, से मुंह दिलवाया था, याद है तुम्हें चलिए मस्करे साहब, देखिए आप जब बोले ये मस्करे हैं, तो आप जब बोले थे तो मैं इंटरप्ट नहीं किया आपको, तो आप भी, जब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी एज जेंटलमैन पेश आएंगे मस्करे साहब, तो ये जोकर जब बोल रहे थे, याद नहीं है तुम्हें? तुमने मुंगेरी लाल के सपने को तुम खुद देखते हो, कानों को खोलो थोड़ा, नहीं तो याद है मैं मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार, ये चेड़ा है यार, ये बंदा, ये जोकर चेड़ा है, कोई बात नहीं। देख के बंदा चिढ़ जाता है, तुम्हारी शक्ल ही बंदर जैसी है, तुम्हारा हंसना बंदर जैसा अच्छा, है, करोड़ों बंदर का बड़ा शौक है, ठीक है, बंदर के हाथ में कभी से वो अंगूर के मुंह में अंगूर, वो इसका हाल है। अच्छा देखिए, एक एक करके ठीक है। भाई साहब, अगर दोनों शख्स एक साथ बोलेंगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा, और प्लीज एक दूसरे को टारगेट मत कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है मेरे साहब, मुंगेरी साहब एक एक करके मुंगेरी साहब एक एक करके ठीक है। मेजर साहब आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, तो बात ऐसी है, ये मुंगेरी साहब ने कई बार बोला कि बंदर के हाथ में उस तरह, भाई पाकिस्तान में तो रेंजर के हाथ में कुत्ते का पट्टा, इमरान खान नहीं सर प्लीज, टेलीविजन नॉर्म्स के हिसाब से ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते प्लीज सर। मैं गाली नहीं दे रहा, ये हुआ था। नहीं प्लीज एक सेकंड, ये नहीं, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं। मुंगेरी साहब प्लीज, मैंने उनको भी रोका, उन्होंने जैसे बोला मैंने उनको रोका है, मैं आपको भी रोक रहा हूं। मेजर साहब अपनी बात पूरी कर दीजिए। पावर बैलेंस पर कितना इंपैक्ट होगा, उसके बाद मैं अली असगर भट्टी जी के पास जा रहा हूं। जी
जी आई अप्रिशिएट दैट विवेक भाई। नहीं नहीं, मैं कोई वो गाली वाली नहीं दे रहा मैं। हाँ। ये हकीकत में हुआ है। पाकिस्तान के कोर्ट में जब इमरान खान, इनके पूर्व वजीर आजम, जब बेल देने गए थे, तो उनके रेंजर उनको यूं गले के पट्टे से पकड़ घसीट के ले गए हैं इनको बाहर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मुंगेरी साहब ने बंदर की बात की, तो मैंने कहा कौन घसीट के लेता है। अब मैं जानवर का नाम ठीक है, वो नहीं लूंगा मैं। दूसरा मुद्दा, उस पर कभी और किसी दिन आराम से बात करेंगे। अभी अभी आते हैं साउथ एशिया पे। अब आप बात करते हैं। देखिए, हम जो S-400 से, तुर्की ने S-400 लिया था रूस से, उसके ऊपर पाबंदी, सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका ने। हमने भी लिया, हमारे पे अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगा पाई। देखिए, और S4, बल्कि हम तो और अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, बात हो रही है। 9 डील्स की, जहां तक मैं अनुमान लगाया हूं, 9 डील साइन होंगी की बात होगी। उसमें से एक S-400 का अपग्रेड वर्जन जो है वो S-500 है। और एस और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सबने देख लिया S-400 कितना कारगर है। S-400 जब हमने लिया था तो हमारे पे बड़ा खतरा था, रिस्क था कि हम बॉयकॉट हो जाएंगे, सैंक्शन लग जाएंगे, ये हो जाएगा, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, वो हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी हमने डेयरिंग करी, हम गए और लेकर आए, और इतनी जानें बची हैं। ये लोगों केवल झूठ पे झूठ बोला है इन लोगों ने, और कुछ नहीं किया है। प्रोपेगेंडा रचा है। हारने के बाद जश्न मनाया है। हारने के बाद इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने आप को फेल्ड मार्शल घोषित करता है। हारने के बाद ये लोग झूठ, क्योंकि इनके पास है ही ना कुछ बेसिकली कुछ सेंसिबल कुछ चीज है नहीं, कोई पॉइंट है नहीं आर्गुमेंट करने के लिए। तो ये मुंगेरी साहब जो मतलब मुझे लगता है मुंगेरी साहब- S500 आने के बाद जो S400 की कैपेबिलिटी है वो और डबल हो जाएगी। यानी आपका एयर डिफेंस प्लस भारत का जो इंडिजिनस एयर डिफेंस है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस है, नाग है, ये 1-2 एयर डिफेंस और हैं, उसको मिलाकर हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है वो बहुत केपेबल हो जाएगा किसी भी तरह के वॉर सिचुएशन में। और चूंकि एक थ्रेट लगातार बना रहता है दोनों तरफ से, दोनों टू फ्रंट से, तो उसको लेकर हमारी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। मैं अली असगर भट्टी जी से जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में वो एज अ जर्नलिस्ट इस दौरे को लेकर और इस डिफेंस डील को लेकर कैसे देख रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये देखना चाह रहा हूं कि आपका रूस की तरफ झुकाव क्यों हो गया। पहले आपका जो झुकाव था वो अमेरिका की तरफ था। जब अमेरिका ने पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान जंग जीत रहा था, तो पाकिस्तान ने आपको जंग हराई है तो आपने अमेरिका की तरफ गए। और दोनों ममालिक ने, यानी कि 16 की तरफ जब गए, तो आपने अमेरिका की जो जंग जीत रहा था पाकिस्तान, तो आपने अपनी हार को छुपाने के लिए, आपको याद होगा कि आपके 6 जहाज गिराए भी गए थे। इस वजह से आपका जो पूरा तवज्जो है अब रूस की तरफ हो गई है। कुछ दिन पहले आपको बड़ी कंपनियां जो थी वो रूस से अब माइल हो गई थी, वहां से तेल खरीदना सिर्फ अमेरिका की धमकी की वजह से आप बंद हो गए थे। इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। और दूसरी बात यह कि आपके वहां पर जितने 7 लेयर के बारे में बताया जाए, सिक्योरिटी के इंतजाम आपने इतने किए हुए हैं। आपकी जो इंडिया है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पर सूरत हाल कैसी है। तो वहां पर अपना जो रूसी सदर है वो अपनी सिक्योरिटी खुद लेके भी आ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, और आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। इस हवाले से आप भी थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान ने हमेशा अपना हक अदा किया कि अपने पड़ोसी होने का, लेकिन आपने हमारे पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी फैलाई है। लेकिन अब आपका जो झुकाव हो रहा है वो रूस की तरफ हो रहा है। रूस की तरफ से आप थोड़ा सा ये बता दें कि रूस के साथ ताल्लुकात, अमेरिका को जो आपकी दोस्ती है वो क्या अभाव आएगी कि नहीं पाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा आप भी बताना। अभी अमेरिका के साथ हमने डिफेंस डील करी है, बहुत बड़ी डिफेंस डील करी है, बहुत ज़बरदस्त डील करी है, शायद आपको पता होगा, जिसमें जेवलिन मिसाइल से लेकर शायद टॉमहॉक की भी बात हुई है उसमें। पहली बात। दूसरी बात, हमारा ये नहीं कि हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन खराब हो गया है। हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन, जो कूटनीतिक संबंध है वो ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। बेशक डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनकी नीतियां थोड़ी सी कुछ अलग है, कुछ पॉलिसीज हैं, तो उसे कुछ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्ट मामले में, द्विपक्षीय मामले में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कही कि आप रशिया की तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ अलाइन हो रहे हैं। रशिया की तरफ हम आज से थोड़ी अलाइन, 1947 से हम अलाइन है। हमने बताया आपको, इवन सबसे पहले रशिया ने एज अ कंट्री भारत को मान्यता दी, इवन आज़ादी से पहले भारत को मान्यता दी रशिया ने। तो वो बहुत पुराना इतिहास है, दशकों का इतिहास है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, आपने कहा 6, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 8 जहाज गिरे, वो पहले आप कह रहे थे 4, फिर उसको बढ़ा आपने 5। देखिए, झूठ के हाथ पैर नहीं होते। आप लोग जो भी दावा करते हैं आप उस पर तटस्थ नहीं रहते, उस नंबर्स बदलते रहते हैं। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी झूठ का, कि वो
फिक्स नहीं रहता, उस आंकड़े भी चेंज आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संजीव जी आपको कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद मलिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मुगेर जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, पाकिस्तान के कई जो गेस्ट हैं उनके साथ बैठता हूं और लगातार हमारी बातचीत होती है जी लेकिन मैं विवेक जी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा हिलेरियस, इतना ज्यादा हास्यास्पद जो बयान है वो आज तक मैंने पाकिस्तान के किसी भी पैनलिस्ट के साथ नहीं सुना। और जाहिर है कि उन्होंने इस पूरे डिबेट को जिस तरीके को बयान दे रहे हैं और एक तरीके की फेक न्यूज, बेसलेस बातें करना और तरह तरीके की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ये जाहिर है कि वो उनके अल्प ज्ञान को भी दर्शाता है और उन्होंने पूरा एक इंटरटेनमेंट का एक की बात की तरह से वो जोक की तरीके से वो बातें कर रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा गंभीरता लाए और जो है अपने बयानों में थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज को भी समझें कि क्या है और उसके आधार पर ही बात करें। देखिए ये जो असगर अली भट्टी जी ने अभी जो कुछ बातें कही हैं, देखिए भारत और रशिया की और भारत की अमेरिका की जो संबंध है वो अपने अपने जगहों पर बड़े प्रगाढ़ और मजबूत संबंध है बिल्कुल। और उसके बारे में आपको ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ सोचना चाहिए तो अपने घर को पहले संभाल लीजिए। और जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, ये जो आतंकवाद का दानव आपने पाल रखा है, जो भस्मासुर पाल रखे हैं, वो पाकिस्तान को ही जलाने जा रहे हैं, पाकिस्तान को ही विखंडित करने जा रहे हैं। नहीं सर, जला रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं संजीव जी आपको, फिर आप पूरा कर लीजिएगा। 1971 के बाद से, ये पाकिस्तानी हमारे जो यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं वो भी कंफर्म कर देंगे, 1971 के बाद से 2024 एक ऐसा साल है जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, सिर्फ टीटीपी और बीएलए के अटैक में। ये उस जंग के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स पाकिस्तान ने खोए हैं, तो वो 2024 का साल है। तो वो जंग ऑलरेडी वो लड़ रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि वो झुलसेंगे नहीं, वो झुलस रहे हैं और उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वही बात है कि भाई उन्होंने वो सारा काम ही उधर ही किया, सारा फोकस ही उधर लगाया। अब वो तंजीमें इनके खिलाफ हो गई हैं। संजीव जी, देखिए तहरीके तालिबान आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और मैं चाहूंगा कि हमारे जो पाकिस्तान के जो गेस्ट बैठे हुए हैं इसको बहुत ध्यान से सुने। मैं आपके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे बारे में तुलना मत कीजिएगा। देखिए पहली बात यह है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा है वो आपके लिए अस्तित्व का संकट है। और जैसा कि विवेक जी ने बताया कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान सीधा सीधा आपकी सेना को टारगेट करता है, आपके रियल रूलर्स को टारगेट करता है, आपकी पुलिस फोर्सेस को टारगेट करता है। और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीएलए और बीएलएफ के साथ भी गहरे कोलैबोरेशंस हैं। ट्रेनें अगवा कर ली जा रही हैं, ट्रेनों में सफर कर रहे अधिकारियों को, सेना के अधिकारियों को और जो सैनिकों को वो जो है टॉर्चर करते हैं, मार देते हैं। और इस तरीके का जो चैलेंज है वो आपकी सेना पर सीधे सीधे आ रहा है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि अभी तालिबान की सरकार ने काबुल पर अपना एक शासन स्थापित कर लिया है। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा जो चैलेंज है वो आपके लिए अस्तित्व का संकट है। बीएलए और बीएलएफ भी अब उसी तरीके के टैक्टिक्स पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने घर को संभालिए और भारत के अमेरिका के साथ और रशिया के साथ कैसे संबंध है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुगेरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही है मुगेरी साहब। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकार को या जर्नलिस्ट को बात तरीके से करनी चाहिए। देखें, हम आपके शोज में आते हैं इस बात को लेके कि तहम्मुल से बात सुनी जाएगी और सुनाई जाएगी, किसी का कोई नतीजा निकल सके कि भारत क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या सोचता है। मगर आपके पार्टिसिपेंट अगर पर्सनल अटैक करेंगे और अगर वो उनको ये भी पता नहीं होता कि मोगेरी बलोच पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ट्राइबल है और मोगेरी लाल की जो अगर उन्होंने कहानी शुरू की तो मुझे डेफिनेटली उसको जवाब देना था। ठीक बात, मुझे मेरा फर्ज हाँ। जवाब देना था। शुरू आपने किया था, लेकिन शुरू आपने किया था। देखिए सुने, मोगेरी लाल उन्होंने कहा कि मोगेरी लाल को बताना चाहता हूं तो उनको पता होना चाहिए। अब सुनिएगा ना, ठीक है, पॉइंट पर आइए प्लीज। पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि तहरीके तालिबान और 2024 में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना पे जो है ना अटैक हुए और फौजी यहाँ पे शहीद हुए। आप ये क्यों नहीं भूलते? आपने थोड़ी देर पहले आपके पार्टिसिपेंट ने कहा कि जो है अफगानिस्तान के अंदर भी इस वक्त कब्जा है तालिबान का। उसी तालिबान को आप अपनी गोद में बैठाते हैं, आप उनको जो सपोर्ट करते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फंडिंग सुनिए, ठीक है, अपनी बात आप रख लीजिए, मैं बात करता हूँ। अब आपकी बात पूरी सबसे ज्यादा फंडिंग किसको करती है? तहरीके तालिबान को करती है, बीएलए को करती है। क्या प्रूफ है आपके पास? अंदर जितनी भी
सुने, क्या प्रूफ दिए प्रूफ है है ना आपके हमने। पास? कहाँ आपने प्रूफ दिए? किसको प्रूफ दिया? कौन सा प्रूफ दिया आपने? इंटरनेशनल कोर्ट में पूरी दुनिया में जाके ये हमने वही proof दिए। ये तो वही और बात हो बोलते गई कि आपने 8 राफेल गिरा दिए, 6 राफेल गिरा दिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 8 हवाई जहाज गिरा दिए। मेरी बात सुनिएगा, क्या कुलभूषण यादव, हुसैन मुबारक पटेल जो है वो हमारी दावत उसे ईरान के चाबार से उठाकर लाया, किडनैप करके लाया। आप लोगों ने क्या बात कर रहे हैं आप? यही तो बात है ना, वहां से उठा के लेके आ गए आप। अब क्यों किडनैप करा? एक व्यापारी को आपने चाबार से किडनैप कर लिया, और इतनी हिम्मत थी तो आप लोगों ने उसको फांसी पर लटका देना था। आईसीजे में आप लोगों ये को जो हड़ताल है पड़ी। तालिबान आज आपको दुश्मन नजर आ रहा है। हाँ। तालिबान को किसने काबुल की सत्ता पे बिठाया था? अभी भी काबुल की सत्ता पर एक एक 2021 में करके सर, किसने संजीव बिठाया सर, था जी बिल्कुल संजीव सर, तालिबान को? हाँ। आपने कहा सीमा बदल सकती है, तो सीमा तो आपका ये हाल है कि एक सीमा हैदर जो है दिल्ली पहुंच गई पाकिस्तान का झंडा लेके, तिरंगा लेके, वो तो सीमा आपको संभल नहीं पाई। पाकिस्तान का झंडा तिरंगा है? खातून 4 बच्चे लेके आती सीमा। अच्छा चलिए, सीमा खैर कोई बात नहीं। पार करके पाकिस्तान आ जाती है, अखंड तो आपको- पाकिस्तान तो अखंड भारत का हिस्सा तो था ही ना सर। विवेक जी एक बात मैं इनको कहना जल्दी चाहता से हूं। सर, जल्दी से। हाँ, फिर बाकी मैं उनको रिएक्शन। ये अभी 2021 में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने जो काबुल की सत्ता संभाली, उसको किसने बिठाया? या जरा आपको दुश्मन नजर आ रहा है? पहले तो आपको स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझ में आता था, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब आपको ही स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता इस्लामिक है। बिरादर। और जाहिर है कि आपके जो ये मंसूबे हैं जी। कि अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, पूरे नहीं होने वाले। अफगानिस्तान की आमिर खान अपनी मुताकी एक ने सभ्यता कह दिया है, कि संस्कृति है, पाकिस्तान को पसंद और उसको हो आप ना हो, अपने स्वयं हमारे भारत के साथ रिलेशन रहेंगे। पश्तूनों के साथ आप गलत व्यवहार करेंगे आज ये और ये तालिबान सोचेंगे रेजिम इनको आतंकी लग रहा है। ठीक है, मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। मेजर साहब एक सेकंड दीजिएगा। मलिक साहब। विवेक जी, जो पाकिस्तानी मेहमान हैं इन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए, उन पॉइंट को मैं एक एक करके थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, और बहुत संक्षेप में। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि रशिया के आप क्लोज क्यों आ रहे हैं? देखिए, रशिया के साथ हमारे आज के संबंध नहीं है, सब जानते हैं। आज बात हो रही है बॉर्डरलेस पार्टनरशिप की, आज बात हो रही है $100 बिलियन की व्यापार की। और मुगेरी साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप भी जानते हैं उसमें कोई बच्चे नहीं है, नौसखिया नहीं है, आप जानते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते। जो खुद मुख्तार देश इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ा होगा, उसकी सुरक्षा भी अपने आप हो जाती है, वो कर लेता है। स्वाभिमान ऐसी की चीज है, आदमी अगर उस पर कंप्रोमाइज ना करे तो उसको पूरी दुनिया में इज्जत मिलती है। वो इज्जत का पात्र नहीं होता कि चंद टुकड़े फेंके इधर डांस कर लिया, चंद डॉलर देके उधर डांस कर लिया, और अपने आका के हिसाब से जिसको चाहे मार दिया और जिसको चाहे उसके जाके तलवे चाट लिए। देखिए, मैंने ना किसी का नाम लिया, आप समझदार हैं, काफी समझ जाएंगे। रशिया हमारा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सुनिए मेरी बात सुनिए, बड़े प्यार से बोल रहा हूं। मुगेरी जी, मेरी बात सुनिए, आपकी बात को सुना। रशिया के साथ हमारे एक वेल प्रूवन रिलेशन है। आप एक चीज देखिए, इंडिया ऐसी कौन सी ताकत है जो हम रशिया के साथ भी रिलेशन रखते हैं और अमेरिका के साथ भी रिलेशन रखते हैं? कुछ इश्यूज हैं जो बीच बीच में क्रॉप अप होते हैं और हमको बैलेंस आउट कर लेंगे। एक तरफ हम इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, एक तरफ ईरान के, जबकि वो दोनों आपस में दुश्मन है। हम चाइना के साथ भी ट्रेड करते हैं, अमेरिका से पहले चाइना ही हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हुआ करता था। अभी भी है सर, चाइना लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है अभी भी। जी, हम ये समझते हैं विवेक, देखिए, आपके ट्रेड का, आपकी इकोनॉमीज का सबसे अच्छा उपयोग तब हो सकता है जब आपकी वो इकोनॉमी सुरक्षित रहे। इस सुरक्षित के लिए हथियार हमारे जो है वो एसेट बनते हैं, और इन हथियारों से हम ये कतई ये नहीं देना चाहते कि हम हथियार की रेस को बढ़ावा, लेकिन ये जरूरी है किसी भी देश की सार्वभौमिक बॉर्डर्स सेफ्टी के लिए, इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए। विवेक जी, एक चीज और आना चाहता हूं, जो SU 400 500 की बात कर रहे थे, उसका एक और जो छुपा हुआ पहलू है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया है, और मैं बड़े बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, S400 के जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर S500 की भले ही ना आए, S400 का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने से भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा, हमारी जो मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, उसको बहुत बड़ा मजबूती मिलने वाला है। जी, और ये बिल्कुल मात्र हथियार नहीं होता। सहमत हूं मैं आपके बयान से। जी, मैं मेजर साहब कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद भट्टी साहब आपके पास आ रहा हूं। हाँ, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर सिर्फ टेक्नोलॉजी या हथियार का ट्रांसफर नहीं होता है, वेपन का ट्रांसफर नहीं होता है, वो आपके फ्यूचर मैन्युफैक्चर का ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सही बात। मेजर साहब, मैं बोलूंगा कोई इंटरप्ट ना करे प्लीज बीच में। मैं विवेक भाई आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक बहुत ही प्यार से सवाल कर रहा हूँ। देखिए, ये मुंगेरी साहब ने बंदर का नाम लिया, बंदर के हाथ में उस तरह का नाम लिया, इसको रोका नहीं गया। मैंने उससे ज्यादा वफादार जानवर, उससे बेहतर जानवर जो मैं समझता हूं, जो कि कुत्ता होता है, और उसका नाम लिया, आपने रोका क्यों मेरे को?
आपको क्यों लगा कि ये कुछ ऑफेंसिव है? और उससे नहीं, पहले मैं डिस्क्लेमर दे चुका था। टेलीविजन और नॉर्म्स के हिसाब से ये वर्ड्स टेलीविजन पर बोलना वो नहीं है, अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैंने। और दूसरा ये कि ये डिबेट्स जो हैं वो काफ़ी जगहों पर देखे जाते हैं, हर घर में देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि पॉइंट्स पर अगर काउंटर करेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आपकी तंज बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपकी बात तंज के लहजे में भी करेंगे तो वो और भी खूबसूरत लगेगा। कि डायरेक्ट अगर ठीक है। अटैक पर आएंगे तो फिर थोड़ा सा मामला पर्सनल हो जाता है, फिर वो Correct. डिबेट का जो Correct. पॉइंट है वो डिविएशन में चला जाता है। करेक्ट। जी। तो इसने जो बंदर का नाम लिया उस पर भी रोकना चाहिए था, तो इसको मैं रोकता हूं। अब दूसरी बात, मैंने डिस्क्लेमर दिया था पहले कि मुंगेरी और मुंगेरी के बीच में कोई इसके चोर की दाढ़ी में तिनका निकला, ये गिल्टी कॉन्शियस हुआ, ये भड़कने लग गया, ये एंटरटेनमेंट करने लग गया, ये नेशनल इंटरनेशनल टेलीविजन पे था, ये मस्करापन करने लग गया। मैंने पहले ही इसलिए कह दिया था कि बचपन में एक सीरियल आया करता था जिसमें वो ख्याली पुलाव बुनता था बंदा। ये मतलब इसने ख्याली पुलाव बुनाए। मतलब क्या ख्याली पुलाव पका रहा पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है? इसने बोला कि हमारे जहाज गिरे। कहां बोला? किसने बोला? कोई कहीं पे कोई सबूत है? नहीं है। इसने ये ख्याली पुलाव बुना के बोला ये ऐसा। इसने बंदर के नाम के हाथ में उसरा ये कई बार बोला। मैं गिन रहा था कितने बार बोला इसने। और ये मस्करा आदमी है ये, बेसिकली जोक। अब दूसरी बात मैं कहूं, पाकिस्तान चिढ़ेगा, हमारी और रूस की करीबियां ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छे पुख्ते दोस्त हैं। पाकिस्तान, अमेरिका को मिर्ची लग गई है, अमेरिका को तो लग गई है। चीन जो है, पाकिस्तान चीन को गधे बेच रहा है, पाकिस्तान चीन को बाघ भी बेच रहा है, गधों के माफिक बेसिकली। तो इनमें प्रॉब्लम तो है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनको कर्जा देने से मना कर दिया था, वो अलग बात है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कर्जा मिला, उसमें 10 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर, इंटरनेशनल आतंकी, UN के लिस्ट में रेड कॉर्नर नोटिस है, इंटरपोल नोटिस है। पाकिस्तान ने 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया क्योंकि हिंदुस्तान ने नहीं, वो देखिए, वो तो एक स्टेट पॉलिसी नजर आती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज तक कभी बिल्ड नहीं हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान का फोकस कभी इकोनॉमी पर रहा नहीं। पाकिस्तान के जितने भी जनरलाइज, क्योंकि जनरल के हाथ में हुकूमत होती है, बात दोनों मेरे काबिल गेस्ट जानते होंगे जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और आर्मी का पूरा फोकस इंडिया की तरफ रहा, हिंदुस्तान की तरफ रहा, कि उनको कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, उनको रोका जाए, उनकी इकोनॉमी कैसे स्लो डाउन की जाए, उनको कैसे अटैक दिया जाए, उनको कैसे घाव दिया जाए। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स ऐसे ही नहीं कहते जो पॉलिसी थी जियाउल हक की। भट्टी साहब इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान कभी इकोनॉमिक रेस में नहीं नजर आया। अभी भारत की लास्ट तिमाही की जीडीपी आई है 8.2%, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में आई है। तो मैं इसलिए कहता हूं अगर पॉइंट्स पे भी बात करेंगे तो बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है, और मुझे लगता है कि काबिल मेहमान हैं अली असगर भट्टी जी और आफ्ताब मुगेरी, जो बेहतर जवाब दे पाए इसका कि इकोनॉमिक स्लोडाउन से कैसे मुकाबला करेंगे। एक तरफ रशिया निवेश कर रहा है, चाइना निवेश कर रहा है, US निवेश कर रहा है भारत में, आपके यहाँ कौन है? देखिए, हमारे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ इस्लामी ममालिक, हमारे साथ बरादराना ममालिक मुल्क हैं, USA हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है, अमेरिका का आप देख लेंगे रुझान हमारी तरफ ज्यादा है। आपका जो टैरिफ लगाया गया वो 50% क्यों लगाया गया? हमारे साथ टैरिफ कितना लगाया गया? हमारे साथ चीन कितना तावन कर रहा है, अब बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है। आप हमेशा यही बात करते हैं कि हमारी कोने की बात करते हैं, लेकिन हमने जब भी बात की है प्रूफ के साथ बात की है। हमने जब भी बात करते हैं, अगर दहशतगर्दी की बात करते हैं, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं। जाफर एक्सप्रेस के बारे में हमने ताने बाने इंडिया से अगर मिलते थे तो हमने उसका प्रूफ भी दिया, उसकी कॉल भी दिखाई गई, हमारे DGISPR ने उसका प्रूफ भी दिखाया था, उसके जो पैसे आपकी तरफ से भेजे गए थे वो भी दिखाया था। आप इकोनॉमिक पावर क्यों नहीं बन पाए? आपके बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, तो आप अपने तरफ आप अपने बांग्लादेश, एक बात देखें, बांग्लादेश की करेंसी आपसे मजबूत है कि नहीं? आज की तारीख में ऐसे पर बात का मजा नहीं आएगा कि आप अपनी बात कर लेंगे तो हमें बात करने का सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, बांग्लादेशी करेंसी मजबूत है कि नहीं आपसे? वो आपसे बाद में आजाद हुआ है, आपकी इकोनॉमी क्यों पीछे रह गई? मैं तो भारत से भी नहीं, मैं बांग्लादेश से कंपेयर करके आपकी जो आबादी है उसमें से वॉशरूम कितने लोगों को मिलता है, कितने लोगों को रोजगार है, ये थोड़ा सा बता दो कि सतह से कितनी आपकी रोजगारी कितनी यहाँ पर नीचे है। ये थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि आपके पास यानी कि पानी पीने के लिए नहीं है, वहां पर आप देखें भड़के मार रहे होते हैं, और हम जब भी बात करते हैं प्रूफ के साथ कर रहे होते हैं। तो बात देखें कि आपने जब आपने, आपको याद होगा कि 8 मई 9 मई को आपने कहा था कि हमने लाहौर को फतह कर लिया, हमने कराची को फतह कर लिया, हमने यहाँ पर ये कर लिया, हमने पाकिस्तान का हमारा हमने उसको आप जिस भी चैनल की बात करें, आप हमारे चैनल पे नहीं रहे होंगे, हमने उसको कहीं इंटरनेशनली क्लेम तो नहीं किया।
आप तो कह रहे थे हमने 4 राफेल गिराए और धीरे धीरे वो संख्या 8 तक पहुंच गई। तो वो देखिए वो बहस चलती रहेगी। और जहां तक आपने शौचालय की बात की, आपके देश की आबादी अगर 25 करोड़ है तो हमारे 75 करोड़ शौचालय है। उसको प्रूफ दे देना, वो आपको उनको विजिट करने की इजाजत दे दे, वो आपके देख लेंगे देश अपनी की आबादी से 3 गुना शौचालय है हमारे देश में भाई साहब। तो वो उस बात पे भी मत जाइए। खैर समय सीमित, आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन पुतिन के दौरे से पाकिस्तान में बेचैनी तो है। डिबेट में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। सवाल यह है, भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह और बी पीयूष गोयल। सही जवाब भेजिए 72407 पर। व्हाट्सएप पर सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।